अच्छा म्यूट था ये। अच्छा बैटरी का तो ये वाला लाइन है। आंसर 6 है। प्रोबेबिलिटी हो गया, असली का आंसर आ गया। अच्छा ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि जेई कभी पूछेगा नहीं इसको। टाइम बहुत है हमारे पास, टाइम पास करना है ना। सर 6/20 फर्स्ट कैटेगरी है सर 3/10 सर 3/10 हां सर करेक्ट है अरे सर 6/20 सर ये तो एक ही चीज नहीं है एक ही चीज नहीं है सर 6/21 एक ही तो कैसे नहीं अभी नहीं एक भी है तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या नेचुरल नंबर्स है, तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर सैंपल स्पेस हो गया और फेवरेबल में इस इंटरवल में अभी ओनली 6 नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो 6/20 आंसर हो जाएगा। लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में ओनली अ नंबर बोला है, दैट मींस वो नंबर रैशनल इरेशनल कैसा भी हो सकता है। और इस इंटरवल में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन दिखने में सेम है लेकिन क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट है, समझ आ रहा है। यहाँ सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट है और फेवरेबल केस में यही इंटरवल बनेगा, तो फेवरेबल केस में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो अपन ने लास्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चन लिए थे, वहां तो क्या था कि जैसे प्रोडक्ट वाला केस था, तब तो हमने ओनली लास्ट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो कंसिडर कर लिया था। 5 से डिवाइड होने वाला केस था तो अपन ने नंबर्स को 5m 5n+1 5n+2 एंड सो ऑन फॉर्म का ले लिया था। अभी इस टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे कि हम ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे, और उसका मीनिंग क्या कि इन दिस केस टोटल केसेस की जगह टोटल लेंथ ऑफ इंटरवल लिखेंगे, और इस इंटरवल का लेंथ क्या है? 20 है, 21 है, 19। 3 आंसर तो आ गए। लेंथ तो 19 यूनिट है। 1 से 2 इंटरवल होता है, 1 से 2, तो लेंथ 1 ही तो हुआ, तो 1 से 20 का 19 समझ आ रहा है। तो टोटल लेंथ तो 19 और जो फेवरेबल लेंथ है वो समझ आ गया। तो अगर सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो उनको हम अब ज्योमेट्रिकली लेंथ, एरिया या वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन का सिचुएशन होगा वैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो अभी ये सेकंड वाले क्वेश्चन में सॉल्यूशन समझ आता है।
डिस्टेंस उनका मतलब मतलब कि रियल नंबर लाइन है, हम उस पर लेंथ की बात कर रहे हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर हम इक्वालिटी हटा दें तो आंसर चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये ओपन 7 to 12 आएगा, तो फिर अपन ओनली 8, 9, 10 और 11 ही कंसिडर करेंगे, तो 4/20। लेकिन इस क्वेश्चन में इक्वालिटी हटा दें तो आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि लेंथ में से अगर अपन कुछ पॉइंट्स, जैसे ये कंप्लीट लेंथ मान लो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर L यूनिट है, तो ओपन इंटरवल वाले केस में भी लेंथ तो अपन सेम ही बोलेंगे। इनफैक्ट अगर कोई दूसरी सिचुएशन में ये वाला केस होता कि कई सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को हटा रखा होता, तो भी लेंथ L ही आएगा। तो यानी कि लेंथ में से अगर अपन पॉइंट्स को हटाएंगे तो लेंथ चेंज नहीं होगा, एरिया में से लाइन को हटाएंगे तो एरिया चेंज नहीं होगा। अगर ये बोला जाए कि रेक्टेंगल का कंप्लीट एरिया या रेक्टेंगल के अंदर का एरिया या इस रेक्टेंगल में से इन लाइंस को हटा दे तो एरिया, तीनों केस में एरिया सेम बोलेंगे, ठीक है। तो लेंथ में ओपन क्लोज मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर इस टाइप का सिचुएशन है तो यहाँ पे ओपन है कि क्लोज है ये मैटर करेगा। जब भी ये मेथड है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का कि अगर हमारे पास सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो अपन डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। अभी अपन थोड़ा सा क्वेश्चन और करेंगे तो समझ आ जाएगा। नहीं, इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ नंबर्स तो इन्फिनिटी है। 1 से 2 का लेंथ कितना? 1 से 3 का, 1 से 4 का, तो 1 से 20 का 19, 20 - 1 बोल सकते हैं। दो बार क्या हुआ? सर पेरीमीटर क्या पाए? सर कहीं स्क्वायर में कहीं भी हो सकता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर मेरा क्वेश्चन नहीं एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, सर 0 कुछ भी बोलने की नहीं हो रही। अच्छा समझा प्रोबेबिलिटी के अंदर के एरिया में समझा क्या? हाँ, सर π/4 π/4 π/4। अच्छा, जो फर्स्ट लाइन है तो सर्कल स्क्वायर के अंदर है कि स्क्वायर सर्कल के अंदर है? तो फिर फेवरेबल केस एरिया ऑफ सर्कल होगा और टोटल केस एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। सर π/4 22/8। अरे 28 और वो बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि हम मैथ्स में कभी भी अप्रोक्सीमेशन नहीं करते। हाँ सर बराबर तो π/4 सर इसका गलत नहीं करते हैं ना नहीं करते मैथ्स में। तो डायग्राम में सर्कल जो है वो स्क्वायर के अंदर है। πr² से कैसा है देखो ना देना रेडियस πr² से कैसा है आंसर छाप के बोल रहा है। अबे 28% ऑलरेडी किया है पागल
28/22 प्रोबेबिलिटी का आंसर हो सकता है। सर पाएगा तो थोड़ी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? 2r का स्क्वायर अगर अगर सर्कल का रेडियस r मान लिया तो ये वाला साइड 2r हो गया, तो नीचे क्या आ गया और ऊपर क्या आ गया, तो आंसर क्या आ गया? π/4। अगर हम सर्कल का रेडियस r मान लें तो स्क्वायर का साइड लेंथ 2r समझ आ गया। और अभी क्वेश्चन है बोला क्या, अ पॉइंट इज सेलेक्टेड इनसाइड द स्क्वायर, यानी कि टोटल केसेस में तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा, उसके लिए फेवरेबल एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। तो अभी अगेन यहाँ पे हमने ज्योमेट्रिकली यूज किया, बिकॉज अगर हम सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ केसेस काउंट करेंगे तो स्क्वायर के अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और सर्कल के अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो अपन इन्फिनिटी बोल नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे एरिया का यूज किया। लास्ट वाले क्वेश्चन में इंटरवल था तो हमने लेंथ का यूज कर लिया। तो अभी दोनों सॉल्यूशन समझ आ गए। सर अगर ऑन द सर्कल मैटर नहीं करेगा ना, अभी बोला था ना कि एरिया ऑफ मतलब सर्कल के अंदर का एरिया या अंदर और ऊपर का एरिया दोनों सेम बात है। सर तो उसमें हम लोग मतलब अगर ये होता कि आउटसाइड ऑफ द सर्कल बट इनसाइड ऑफ स्क्वायर तो 1 माइनस पैक्टोरियल आंसर आ जाता। ये नोट कर लिया सभी ने? सर तो मतलब उसमें हम लोग पेरीमीटर ऑन द सर्कल होता तो ऑन द सर्कल अगर होता तो फिर 0। अच्छा क्योंकि उसमें ओनली लेंथ ऑफ सर्कल आता ना, मतलब सर्कमफेरेंस का लेंथ आता ना, ओनली एरिया नहीं आता। हाँ, दोनों साइड का लेंथ लेस देन 10 होना चाहिए। मतलब कि अगर अपन साइड लेंथ को x और y बोल रहे हैं तो x भी लेस देन 10, y भी लेस देन 10। दोनों लेस देन 10 है। सर ऐसा तो जैसे अपन ने लास्ट वाला क्वेश्चन किया तो अपन ने टोटल एरिया अलग लिखा, फेवरेबल एरिया अलग लिखा, तो वहां तो क्लियर था कि अपन को एरिया का यूज करना है। तो यहाँ पे अभी ये इतना क्लियर नहीं है कि अपन को यहाँ पे एरिया, लेंथ या वॉल्यूम में से क्या यूज करना है। इनफैक्ट उससे पहले कि ये क्वेश्चन में सैंपल स्पेस में इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, उसके लिए पहले तो बताओ कि टोटल केसेस में कंडीशन क्या है। लेस देन 10 साइड टोटल केसेस के लिए अगर पहले मान लें कि लेट साइड्स आर x एंड y, तो कंडीशन है कि जो x है वो 0 to 10 होना चाहिए, बिकॉज लेंथ है तो पॉजिटिव भी होना चाहिए, और y भी 0 to 10 होना चाहिए। ये टोटल केसेस की कंडीशन है। और फेवरेबल केस की कंडीशन क्या है कि रूट ओवर x² प्लस y² लेस देन 10 होना चाहिए।
वो अपन बाद में देख लेंगे अभी। तो अभी ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है टोटल केस के लिए। अब इसको हमें यूज करने के लिए अपने पास अब दो डायमेंशन है एक्स और वाई, तो फिर हम एक्स वाई प्लेन में इन दोनों इनइक्वालिटीज को ड्रॉ कर लेंगे। कभी कोई दूसरे सिचुएशन में अगर तीन डायमेंशन एक्स वाई जेड है, मतलब कि अभी हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो जैसे ये एक्स है ये वाई है, तो x 0 से 10 का मतलब कि इस लाइन से इधर के पोर्शन और इस लाइन के इधर के पोर्शन हो गए। ये वाला पॉइंट अगर x इक्वल टू 10 वाला है, ऐसे ही y लेस देन इक्वल टू 10 तो दोनों का कॉमन एरिया ये आ गया। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जब पॉइंट x, y इन दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। सर 1 का तो एरिया 10 into 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल एरिया 10 into 10 हो जाएगा। अब सेम मेथड से ये नोट करके फेवरेबल के लिए लिखो। सर 1/√2 है क्या? सर नहीं। सर पाई आएगा ना हाँ सर? हाँ नहीं आएगा, रहने दो, मैं वो भी नहीं, मैं नहीं बता रहा, बताओ। हाँ नहीं बता रहा, मैं बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छी बात है, और लोगों को ट्राई कर लें दो। इसका आंसर भी पाई है। सर पाई में आंसर पाई बाय 4 यार है। सर आ गया पाई में। अच्छा समझाऊंगा मैं भी। फेवरेबल केसेस की कंडीशन क्या? सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 10 स्क्वायर। लेस देन तो डायगोनल का जो लेंथ है वो रूट ओवर एक्स प्लस वाई स्क्वायर और ये लेस देन 10। और सिंस टोटल केसेस जो है वो फेवरेबल केसेस जो है वो टोटल केसेस का ही सबसेट होगा, तो जो ये वाली कंडीशंस है ये तो फॉलो होंगी ही होंगी। तो इसके साथ साथ एंड 0 लेस देन x लेस देन 10 एंड 0 लेस देन y लेस देन 10, इन तीनों इनइक्वालिटीज को ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी तो एक सर्कल बन गया, सर्कल के अंदर के पॉइंट सारे, तो वो जो कंप्लीट सर्कल है मान लो वो ये है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड है उनकी वजह से अपन को x और y को पॉजिटिव भी लेना है, तो तीनों का कॉमन एरिया ये आ जाएगा। So I said that if x is less than 10 and y is less than 10, so like x square is equal to x square plus y square, that means that x square would be less than 200. x square is equal to x square plus y square क्या बोला? Because sir, it would divide the rectangle, if you divide the rectangle into two triangles, एक आपकी जो डायगोनल होगी वो हाइपोटेन्यूज कंसीडर कर सकते हो ना, x और y ट्रायंगल। तो आप वो पाइथागोरस लगा के बोल सकते हो ना कि x square plus y square के बराबर है। x square is equal to x square plus y square। हम तो नहीं बोल सकते। So no, like if this is a rectangle, you can तो x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैसे हो गया? x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। No sir, ये जो डायगोनल की लेंथ है उसका जो स्क्वायर होगा that would be sum of x square plus y square, right? अरे तो वही तो लगाया है। जो सर दोनों लेंथ से वो 10 से कम है, तो यानी कि जो इनका स्क्वायर का सम होगा वो 200 से कम होगा। नहीं होगा। एक लेस देन 10 है, दूसरा लेस देन 10 है, दूसरा लेस देन 100 है। अरे तो ये जो है ये वाला डायमेंशन तो हमें इसके अपर लिमिट कंडीशन थोड़ी चाहिए, हमें तो क्वेश्चन है अपर लिमिट तो फिक्स ही कर रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट लेस देन 10 चाहिए, अपर लिमिट तो कितना ही जाए मैटर कहाँ कर रहा है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू उसका जो अपर लिमिट है वो हमें फिक्स नहीं करना है, वो क्वेश्चन ने फिक्स कर रखा है। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि जो लेंथ ऑफ डायगोनल है वो लेस देन 10 होना चाहिए यहाँ पे। So how did you get that circle? It's a rectangle. Yeah. How is so? भाई इधर क्वेश्चन में देखो सर्कल्स किधर दिख रहा है तू बता। सारा कुछ क्वेश्चन नहीं बताता, हमें अपना दिमाग भी लगाना होता है। वही तो नहीं है। तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं। So ये जो इक्वेशन है वो होता है सेमी सर्कल। सर आई कॉल सेमी सर्कल का ये क्वाड्रेटिक है। अरे इक्वेशन सर्कल का ही है, डीएम सर ने बोला था पूरे सर्कल का इक्वेशन है ये। इस इक्वेशन में अपने पास अब ये कंडीशंस हैं, तो इस वजह से ओनली 1/4 एरिया कवर हुआ, ठीक है। अंडर रूट कर स्क्वायर कर दिया सर अगर हम सेमी सर्कल भी अज्यूम करते तो भी आंसर सेम ही आ रहा है मतलब नहीं तो कर नहीं सकते ना, बिकॉज कभी भी मतलब सिर्फ इतने पार्ट का कोई इक्वेशन नहीं होगा। फिर इसका रेक्टेंगल तो वो साइड पे है ना, पूरा सर्कल नहीं कवर कर रहा जो साइड अगर तुमने ये लिखा तो ये तो कंप्लीट सर्कल है। अगर तुम्हें सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए तो बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर नीचे वाला पोर्शन नहीं आएगा। अच्छा अब सिंस यहाँ पे y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो 1/4 ऑफ सर्कल हो गया। अरे तुम्हारा अभी तक ब्रेक खत्म नहीं हुआ क्या? ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है। तो इक्वलिटी बनाना पड़ेगा। कैसे बन सकता है? अच्छा कैसे सर 3 फाइनाइट पार्ट दो पार्ट नहीं होते नहीं, सर क्या प्रोबेबिलिटी का आंसर या फेवरेट केसेस? हमेशा एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मान लो L जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो अपन ने एक 1 और एक 8 में ब्रेक कर दिया, ट्रायंगल बन जाएगा? नहीं सर अरे तो स्केलिंग ट्रायंगल सर सब बनेगा मतलब? Yes, sir. हाँ तो 1 1 8 से बनाओ ट्रायंगल। Yes, sir. एक साइड 1, एक साइड 1, एक साइड 8, बनाओ ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए कंडीशन है ना कि कोई भी 2 साइड का सम ऑलवेज थर्ड से ग्रेटर होता है, तो वो तो फॉलो होना चाहिए। तीनों पार्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू L/3 नहीं, 145 अगेन तुमने लास्ट वाला क्वेश्चन समझा, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में टोटल केसेस की कंडीशंस को अलग लिखा, फेवरेबल को अलग लिखा। तो पहले यहाँ पे टोटल की बात करो, और टोटल के लिए ट्रायंगल तो बनाना नहीं है, यानी कि टोटल में तो सिर्फ यहाँ तक की बात है। तो बताओ यहाँ से टोटल केसेस में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम? नंबर तो बाद में लिख लेंगे। तुम फिर से ट्रायंगल तो बाद में बनाना है, पहले तो सिर्फ टोटल। पहले तो एक रॉड को 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो इसका कंडीशन कैसे लिखोगे? जैसे यहाँ पे हमने बोला कि एक्स वाई जो है वो 0 से 10 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या? वो पार्ट ABC को तो A+B सर ABC हम जो 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, उन पार्ट्स को x, y x plus y y और L और माइनस l माइनस x माइनस y, जिससे कि 2 डायमेंशन में x और y में काम चल जाएगा बजाय z लेने के। ठीक है, अभी टोटल में कंडीशन क्या है? बिकॉज ये 3 पार्ट्स में हमने ब्रेक किया है, दैट मींस x पॉजिटिव होना चाहिए,
y पॉजिटिव होना चाहिए हाँ और l माइनस x माइनस y भी पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ और ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है दिस इज की x प्लस वाई लेस देन l। हाँ अब इन तीनों इनइक्वालिटीज को xy प्लेन में ड्रॉ करो, वहां से एक ट्रायंगल बन जाएगा, उसका एरिया हो गया टोटल एरिया। सर केसेस वेरी कर सकते हैं, जैसे L/3 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 क्यों l/3? क्योंकि L को 3 में डिवाइड अरे तो परफेक्ट इक्वल क्यों कर रहे हो? हाँ ऐसा थोड़ी कि ट्रायंगल हमेशा इक्वल ट्रायंगल केस बनेगा। बन गया ना। हाँ ऐसे फिर कितने केसेस बने हैं भाई? l/3 पॉइंट माइनस 0.1 ऐसे सर ये अनफेवरेबल केस है। टोटल। ये टोटल केस सर है। जैसे टोटल में अपन ने बोला यहाँ तक का स्टेटमेंट है, यहाँ तक का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि बस अपन को 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो अपन ने उन पार्ट्स का लेंथ x, y और l माइनस x माइनस y मान लिया। बस ये तीनों लेंथ है तो पॉजिटिव होने चाहिए। तो इन तीनों को xy प्लेन में ड्रॉ करो तो देखो एक ट्रायंगल बन जाएगा और उस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हो जाएगा टोटल एरिया। सर xy तो l में आएगा ना। सर जैसे L/3 को करते तो दो साइड वाला रूल फॉलो होता है, लेकिन अगर L/2 L/5 और L/5 लेंगे मतलब एक तो आपने कर दिया बाकी दोनों का बाकी रहे तो वैसे केसेस नहीं कर सकते। हाँ बहुत सारे केस बनेंगे। मतलब थिंकिंग सही एक बार यहाँ तक नोट कर लो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ। हो गया सर एक्स वाई हाफ लेस देन ये कैसे है? इसी से है ना, सर पर ये क्यों? ये लेंथ है हाँ तो लेंथ पॉजिटिव। सर xy/2 xy/2 xy में क्यों आएगा आंसर? सर 1/4 l की टर्म्स में जो लेंथ है उसकी टर्म्स में आएगा। हाँ नेक्स्ट पेज करूं? सर एक सेकंड तो फर्स्ट तो है कि x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, यहाँ से तो फर्स्ट क्वाड्रेंट फिक्स हो गया एंड लास्ट में लिखा हुआ है कि x प्लस वाई लेस देन l। उसके लिए पहले x प्लस वाई इक्वल टू l लाइन ड्रॉ करो। x प्लस वाई इक्वल टू l लाइन में अगर हम इसको l,0 और ये 0,l बोल रहे हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू l लाइन ये बन जाएगी। अब लेकिन हमें चाहिए था x प्लस वाई लेस देन l, तो इस लाइन के नीचे वाले कैसे आ जाएंगे? तो देखना ये वाला जो पोर्शन है ये टोटल एरिया में आ जाएगा। तेरी L कॉमा तो x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू l, y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू l। जीरो मतलब एक बार जीरो। अरे लाइन ड्रॉ करनी है हमें। x प्लस वाई इक्वल टू, कोई लाइन ड्रॉ कैसे करते हो? 2 पॉइंट मार्क करके बस बस ठीक है। l मान लो समझने के लिए l 10 है तो ड्रॉ कर लो लाइन को। फेवरेबल केसेस में बताओ x y में क्या कंडीशंस लिखेंगे? ट्रायंगल बनना चाहिए फेवरेबल केस में, और ट्रायंगल के लिए कोई भी 2 साइड का सम थर्ड से ग्रेटर। तो x प्लस वाई जो है वो l माइनस x माइनस वाई से ग्रेटर, x प्लस l माइनस x माइनस वाई y से ग्रेटर, और y प्लस l माइनस x माइनस वाई x से ग्रेटर। कोई भी 2 साइड का सम थर्ड से ग्रेटर। अब इन तीनों इनइक्वेशंस को ड्रॉ करो। ट्रायंगल की कंडीशन लगा दी 2 साइड का सम थर्ड से ग्रेटर। x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया,
और x प्लस वाई इक्वल टू एल, ये लाइन हो गई, तो x प्लस वाई लेस देन एल। कोई बात नहीं, कोई छोड़ दो। स्ट्रेट लाइन में हमने इनइक्वालिटीज को प्लॉट करना डिस्कस किया हुआ है। ट्रायंगल बनेगा। अरे क्या मिल गया इस फोन में? लो मेरे को दो और तोड़ता हूँ। सर एक ही तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई लेस ग्रेटर देन एल बाई टू के लिए अपन को पहले x प्लस वाई इक्वल टू एल बाई टू ड्रॉ करना है। तो वो लाइन ड्रॉ करो, x प्लस वाई इक्वल टू एल बाई टू। कैसी होगी सर एल स्क्वायर बाय 8 फेवरेबल एल स्क्वायर बाय 8 सेकंड इक्वेशन है कि y लेस देन एल बाई टू, तो y इक्वल टू एल बाई टू ये वाला केस है, तो इसके नीचे वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। थर्ड है x लेस देन एल बाई टू, x इक्वल टू एल बाई टू ये वाले केस है, तो इसके लेफ्ट वाले केस आ जाएंगे। तो इन सब का कॉमन आंसर ये हो गया। नहीं, एंड ट्राइंगल के लिए तीनों कंडीशन सोल्व करनी चाहिए। तो x प्लस वाई तो एल बाई टू से बड़ा और x एल बाई टू से छोटा, y एल बाई टू से छोटा, तो इनका कॉमन एरिया ये बन जाएगा। और इस ट्राइंगल का जो एरिया है पीएचडी कर देना इसमें, तुम आ जाना। डिस्कशन कर रहे हैं कैसे पेरेंट्स रिएक्ट करेंगे। टूथपेस्ट लगा देना। वो 5 मिनट्स राइस में डाल दो राइस। अभी तक ये सारे क्वेश्चन जो है वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी के समझ आ गए। अब एक सिचुएशन लिखना नहीं, पेपर बोर्ड पर देखना कि लेट्स से अपने पास टोटल 300 रुपीज है। सर मैं P1/4 बोला था। अच्छी बात है। सर आज क्या था? होमवर्क डिस्कशन क्या था? मैं स्टार्टिंग में बोल दिया था। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कर लिया। फिर तो बहुत ही अब बार देखना 300 रुपीज है। अगर हमें इनको 3% A, B और C में इक्वली डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली तीनों को 100 मिल जाएंगे। बट अगर हमको इनको A, B और C में 5:3:2 की रेशो में डिवाइड करना है तो A को कितने मिलेंगे? तो A को कितने मिले? 150। अरे हाँ, B को 150, 90 और 60। 150, 90 और 60 समझ आ गए सभी लोग? ठीक है, अभी रुको। जो है ना अब सिचुएशन ये है कि A को किसी रीजन से अपन को अब 150 नहीं देने, 100 ही देने हैं। तो इसके 50 कम हो गए, तो ये वाले 50 जो बचे हैं वो हमें इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो इनको अब एक्स्ट्रा मिलने के बाद टोटल कितने मिलेंगे? जो 50 बचे 30 और 20 तो इसको 30 और इसको 20 एक्स्ट्रा, यानी कि यहाँ पे 120 और यहाँ पे 80। सबको ये पॉइंट समझ आ गया कि अगर हमने फर्स्ट वाले के 50 रुपए को फाइन के फॉर्म में काट लिए तो इसको 100 ही मिले, यानी कि जो बचे 50 हैं वो हमें इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन रेशो सेम ही होना चाहिए। तो 50 के लिए अपने 3:2 का रेशो जो लिया वो 30:20 का हो गया। ये समझ आ गया? अगर से अभी तो क्या है कि नंबर्स मैंने ऐसा लिया कि रेशो बहुत आसानी से लिख लिया, बट अगर मान लो 300 के प्लेस पे 278 मतलब कुछ भी ऐसे रैंडम सा नंबर होता तो भी हम डिवाइड करके लिख ही सकते हैं। तो उसमें डिवाइड करने का जो बेसिक मेथड है वो क्या होता है कि अगर हम स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं तो अगर अमाउंट A है तो फर्स्ट पर्सन को स्टार्टिंग में इस ये वाला अमाउंट मिल जाएगा 5
अपॉन 5 प्लस 3 प्लस 2, सेकंड वाले को 3 अपॉन 5 प्लस 3 प्लस 2 वाले प्रोपोर्शन मिल जाएगा। ऐसे ही जो उसके बाद जो डिफरेंस वाला अमाउंट बचेगा वो अमाउंट बी और सी में 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो इस वाले अमाउंट का 3 अपॉन 3 प्लस 2 वाला पार्ट बी को मिल जाएगा और ऐसे 2 अपॉन 3 प्लस 2 वाला पार्ट सी को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हम अमाउंट की टर्म में बात कर रहे हैं, कुछ मैंने समझाया ही नहीं। अरे ये कब खत्म होगी तुम्हारी वाली बात है? सर समझाओ ना, रोड क्रॉस कर रहा था और रिक्शा ने ठोक दिया, एकदम सच में वाला था। उसको नहीं लगा। हाँ तो अच्छा है ना, उसको नहीं लगा। उसके हाथ में ट्रेन से लगा ना, ट्रेन छूट रही थी तो मैं जल्दी जल्दी भाग रहा था, गिर फिर तो गाली अरे बहुत दूसरे ट्रेन मॉडल है क्या? क्या? 1/5 से बढ़ेगा मतलब आगे तो। देखो देखो जो भी सर 3/30 और 2/30। नहीं, फाइनल तो उसके पास जो ओरिजिनल अमाउंट था वो तो रहेगा ही ना, उसमें ऐड होगा कुछ। हाँ सर ऐड होएगा। तो मतलब पहले तो उसका डिफरेंस का अच्छा, अपने जो पहले भी एग्जांपल है तो उसके पास ए और बी, ए बी सी के पास बी और सी के पास 90 और 60 चले गए थे। फिर अपने 90 में 30 ऐड किया, 60 में 20 ऐड किया। तो वैसे ही करना है यहाँ भी। अरे हाँ मैं कुछ तो 2/5 बढ़ा उसका, किसका मतलब? तो जिसका 3 मतलब बी का। क्यों? सर वही क्या ना 3/3 इंटू 3/5 कितना? 2/3 इंटू 2/3 कहाँ से आया? 2/3 मतलब सर विनिंग प्रोबेबिलिटी ना, मतलब इसका कम हुआ ए की इनिशियली कितनी थी? सर 4/5 और 4/15। 4/10 और 4/15। 4/10, तो मैंने भी तो वही बोला 2/5। तुम तो अलग चीज बोल रहे हो। हाँ सर 4/10 और 2/5। अरे सॉरी फाइनल आंसर है बी के प्रोबेबिलिटी का। तो हाँ मैंने सर, तो बोला 2/5। एक्सप्लेनेशन दो। सर मैंने मतलब जैसे इसका 1/3 इसका रिड्यूस हुआ तो 2/3 इन दोनों का मिला के 2/3 इंक्रीज हो गया, तो फिर वही 2/3 इंटू 3/5 किया तो 3 ये बी के लिए किया। हाँ बी के लिए क्या सही? सर आ गया 4/10 और
C का 4/15 सर एक का 45/21 ये क्या है 45/21? 45/21 प्रोबेबिलिटी थोड़ी हो सकता है। 4/15 और 3/4 नहीं 4/15 और 3/5 4/15 किसका है? सी और 3/5 बी नहीं 2/5 B का। 2/5 B का and C का 4/5 हाँ सो फिर ऐसे ही करना था ना लाइक जिसको एक्सेप्ट माना था मैंने ऐड किया और उसको 2/3 क्योंकि पहले उसको हाँ ठीक है। क्या मैंने गलत क्या बोला तुमने 3/5 बोला ना B का प्रोबेबिलिटी सर 2/5 है। 5 2/5 5 2/5 मतलब अच्छा आई का मिक्स फ्रैक्शन में 2/5 हां अरे तो नॉर्मल ये किसका आंसर है प्रोबेबिलिटी का? नहीं चांस का मतलब इस तरीके से वो सेम ही तो मीनिंग है। रेशियो तो यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं कि जो डिफरेंस इन मतलब अगर अपन ये बोलें कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PA प्लस PB प्लस PC जो है वो तो 1 होगा बिकॉज हमने 3 ही केस लिए, ठीक है। बट क्वेश्चन ने बोला है कि इनका जो रेशियो है वो 5:3:2 का रहेगा ऑलवेज, लेकिन A के चांसेस क्वेश्चन ने कुछ कम कर दिए अपनी मर्जी से। तो अभी जो A के चांसेस हैं वो अगर P ऑफ A अभी 1/3 है दैट मीन्स PB प्लस PC 2/3 हो गया। और हमें इस 2/3 अमाउंट को या जो भी प्रोबेबिलिटी है उसको 3:2 के रेशियो में B और C में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो PB का जो फाइनल आंसर है वो 3/3+2 इंटू 2/3 बोलना समझ आता है क्योंकि हमने रेशियो 3:2 का लिया है। तो 3/3+2 इंटू 2/3 ये तो 3 वाला आंसर और ये आ रहा है 2/5 और PC जो है वो 2/3+2 इंटू 2/3। तो अपन अभी जो क्वेश्चन करते हैं कि अपन ने मतलब क्वेश्चन में एक्चुअली ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन है बेसिक सा, बट उसको इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बना दिया। सर मैंने लाइक अपने पास 2/3 प्रोबेबिलिटी दोनों का सम है। अब इस 2/3 अमाउंट को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3/3+2 टाइम्स 2/3 फर्स्ट के लिए, रिमेनिंग सेकंड के लिए। यहाँ पे अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर अपन ने P ऑफ B फाइंड कर लिया तो 2/3 माइनस P ऑफ B P ऑफ C बन जाएगा। सर मैंने मतलब वो A का तो 5/10 होगा तो उसमें से ही 1/3 हटा दिया तो 1/6 बचा। उसको हाँ, 3 और उसमें डाल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। N of A union B, अरे सिंपल सा फॉर्मूला। N of A union B का फॉर्मूला, अरे N of A union B, अरे ये तो कितने लोग N of A union B बता सकते हैं? N of A union B का फॉर्मूला और लोग क्या चाहते हो भाई? हाँ बोलो तुम्हारा डाउट क्या? ठीक है 5 ही है वो, मतलब कि अगर अपने पास मान लो कई सारे और पर्सन्स होते जिनमें A:B:C:D का रेशियो होता तो यहाँ पे अपन B प्लस C प्लस D जो भी बनता वो लिख लेते। अगर 3 लोग हैं तो ये तो हटा ही दिया अपन ने B प्लस C प्लस D। तो नेक्स्ट है अपने पास एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये नोट किया सर सारा? क्या? सर आगे बढ़ो।
तो आपने काम किया प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में पीएनसी में करा है, क्वालिटी में नहीं। एक इंटरसेक्शन। हाँ सर आज हम प्रोबेबिलिटी के मॉडल की क्वेश्चन कर सकते हैं। होमवर्क के लिए n of A union B union C। सर n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B intersection C। बिल्कुल गलत। माइनस तीनों का इंटरसेक्शन। करेक्ट सर वो पहले माइनस एन सर ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन हाँ अभी बी सी का फिर ए सी का फिर प्लस तीनों का इंटरसेक्शन करवा दिया मैंने माइनस सर ये पीएनसी के लिए वैलिड है कि नहीं? ये सेट्स का फॉर्मूला है। नहीं, ये है जो लिखा है वो है। इसमें अब तुम्हें ये दोनों फॉर्मूले तो याद रखने हैं, और उनको याद रखने का सिंपल सा वे ये है कि टेकन वन एट ए टाइम वाले जो केसेस हैं वो विद पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, टेकन टू एट ए टाइम विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे भी जो सिंगल सिंगल वाले केस हैं ये सारे प्लस साइन के साथ आ रहे हैं। टेकन टू एट ए टाइम, ये वाला केस और ये वाला केस, इसमें अपन ने एक बार में दो इवेंट्स ए और बी, ए और सी या बी और सी लिए, तो ये विद नेगेटिव साइन आ रहे हैं। और फिर टेकन थ्री एट ए टाइम विद पॉजिटिव साइन, तो ऑलवेज ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा। तो अगर हमें कभी n of A यूनियन B यूनियन C यूनियन D बनाना है तो पैटर्न समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका यूज क्या कि अगर हम इसी चीज को इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलें तो P of A यूनियन B का जो आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A और B, दिस इज P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन, यानी कि सेम फॉर्मूला यहाँ भी एप्लीकेबल है। वो इसलिए कि अगर हम इस स्टेटमेंट को दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें, यानी कि ऑल केसेस से डिवाइड कर दें, तो ये सारा की सारा जो है वो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगा। टोटल केसेस जो हैं वो यही होते हैं। तो अगर अपन ने टोटल केसेस से दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो अभी जो हमने n ऑफ करके लिखा हुआ है वो सारा के सारा p ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने भी फॉर्मूले सेट्स के लिए एप्लीकेबल हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले अपन प्रोबेबिलिटी के लिए यूज में ले सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है वो लोग नोट कर लेना। एक तो हमने जैसे पीएनसी में भी डी मॉर्गन्स लॉ यूज किया था, नाम तो नहीं दिया है बट अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग पता है? इवेंट ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए नहीं होना चाहिए, उसके अलावा तो यूनिवर्सल सेट यानी कि ऑल केसेस माइनस इवेंट ए। ए माइनस बी सेट में टू सेट्स का डिफरेंस, ये जस्ट एक नोटेशन है और इसका मीनिंग है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक बार देखना फिर आगे नोट कर लेना।
कि a माइनस बी मतलब कि माइनस जो अपना नंबर्स का माइनस है वो नहीं है, ये जस्ट रिप्रेजेंट करने का एक वे है और इसका जो मीनिंग है वो है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि इवेंट a होना चाहिए एंड इवेंट b नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब एंड हो गया, तो इवेंट a होना है और इवेंट b नहीं होना है। तो उसके लिए अगर अपन इस चीज को वेन डायग्राम से समझे, ये a इवेंट है, ये b इवेंट है, तो इसमें पोर्शन मतलब वन पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, कौन सा पोर्शन यहाँ पे कवर होगा? ओनली वन कवर होगा कि इवेंट ए होना चाहिए बट इंटरसेक्शन इवेंट बी नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या ए माइनस बी है। सर पी ए यूनियन बी आपने लिखा है सर, पी ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला भी वही रहेगा ना जो एन का? हाँ, So U ऐसे होना चाहिए ना, S पूरा सेट माइनस। हाँ मतलब यहाँ पे यू का मतलब यूनिवर्सल सेट यानी कि सैंपल स्पेस। सर वो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब वो ए का और पूरा बॉर्डर, तो फिर उसमें से ए दो आचार ये यूनिवर्सल सेट इसमें पहले एन ऑफ ओनली ए वाला पोर्शन कौन सा होगा उसे शेड करो। पूरा ए का बोला। सर ए अब हमें इस वाले फॉर्मूले को इन्हीं की टर्म्स में बनाना है, मतलब कि एन ऑफ ए, एन ऑफ बी एंड सो ऑन यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बार देखना फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या, कि अगर हमें शेडेड पोर्शन को लिखना है तो पहले हमने कंप्लीट सेट ए को यूज किया। अगर कंप्लीट सेट को यूज किया तो अपन ने ये वाला, ये और ये पोर्शन एक्स्ट्रा यूज कर लिया। तो इस वाले पोर्शन को हटाने के लिए हम ए इंटरसेक्शन बी को हटा दें, इस वाले पोर्शन को हटाने के लिए नहीं, लेकिन ये जो पोर्शन है ये हमने एक बार लिया, एक बार हटा दिया, लेकिन एक बार एक्स्ट्रा हटा रखा है तो कंपनसेट करने के लिए एक बार प्लस करना पड़ेगा। तो लास्ट में प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो हमें फॉर्मूले तो ओनली ये दोनों ही याद रखने हैं, उसके अलावा क्वेश्चन अगर कुछ भी पूछा है तो हम ऑलवेज वेन डायग्राम की हेल्प से बना लेंगे। तो इस फॉर्मूले के लिए डेरिवेशन समझ आता है, ठीक है। ये सारा नोट करके सेकंड केस एन ऑफ एग्जैक्टली 2 इसका फॉर्मूला बनाओ। ए बी और सी 3 इवेंट्स हैं, इनमें से एग्जैक्टली 2 इवेंट्स होने चाहिए। अच्छा एग्जैक्टली ऐसे 3 बनेंगे। कौन सा पोर्शन शेड करना समझ आता है?
सर तो मतलब इसमें ऐसा है ना कि जो एक फर्स्ट वाला है वो और एक दूसरा बी में मतलब बी और सी में लेंगे वही है। नहीं मतलब पोर्शन जो है वो ये वाला होगा। सर n of a plus n of b minus n a ठीक है, तो इस पोर्शन का आंसर लिखने के लिए सबसे पहले अपन को ये वाला जो पोर्शन है वो लेना पड़ेगा एंड दिस पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ऐसे ही इन दोनों के लिए n ऑफ b इंटरसेक्शन c और n ऑफ c इंटरसेक्शन a ले लिया। माइनस यूनियन का पूरा। अब जो ये मोस्ट कॉमन पोर्शन जो था जो तीनों में आ रहा है वो हमने +1 +1 +1 3 टाइम्स ले लिया, तो इसको 3 टाइम्स हटा देंगे। सर बट सर मैं समझा नहीं टाइम्स है तो 2 टाइम्स हटाना चाहिए ना ताकि एक बार है। एक बार चाहिए क्या अपन को? एक बार भी नहीं चाहिए ना ये वाला पोर्शन। एग्जैक्टली वन का मतलब क्या? जैसे यहाँ पे मीनिंग क्या हुआ? अगर 2 इवेंट्स ए और बी है तो यहाँ पे ओनली ए हो रहा है, ओनली बी हो रहा है, ए एंड बी दोनों हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पे एग्जैक्टली 2 इवेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली 1 इवेंट्स हो रहे हैं। इन दिस केस यहाँ पे एग्जैक्टली 3 इवेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे ए एंड बी, तो ये और ये मिलके एग्जैक्टली 2 हो गया। सॉरी मतलब इसमें ऐसा है कि कोई भी 2 कॉमन होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली 2 कॉमन होना चाहिए। सर वो बीच वाला क्वेश्चन शेडेड नहीं है ना? नहीं सर नहीं है, नहीं है। अगर क्वेश्चन ने बोला होता n ऑफ एग्जैक्टली 2 के प्लेस पे n ऑफ एटलीस्ट 2, क्या डिफरेंस आता? -2 हो जाता -2 हो जाता, बिकॉज n ऑफ एटलीस्ट 2 में फिर अपन ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड करते और उसको एक बार इंक्लूड करते, तो ये जो -3 करके लिखा हुआ है वो -2 टाइम्स हो जाता। अगर क्वेश्चन ने बोला n ऑफ एटलीस्ट 1 का क्या मीनिंग हुआ? ये n ऑफ A यूनियन B यूनियन C जो है दिस इज n ऑफ एटलीस्ट 1। सर तो मतलब इसमें एग्जैक्टली 1 में खाली वो बीच का स्ट्रक्चर आता है। एग्जैक्टली 1 अरे ये वाले। हाँ ये वाले फॉर्मूला से मतलब कि ये तीनों तो आते ही शेडेड वाले। सर वो तो निकाले ना कौन सा कह रहे तुम? n ऑफ एटलीस्ट, आपने जो लास्ट वाला n ऑफ एटलीस्ट 1। हाँ तो फिर तो ये पूरा याद है ना, ये भी आता, 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 सब आता। हाँ सर एग्जैक्टली 1 में वो बीच का जाता है। एग्जैक्ट 1 में सिर्फ ये साइड वाले आते हैं, ये वाले तीनों। अच्छा ठीक है वो तो अभी सभी को n ऑफ एग्जैक्टली 1 या n ऑफ ओनली ए का मीनिंग समझ आ रहा है? वो पोर्शन जहाँ एग्जैक्टली 1 इवेंट हो रहा है, यहाँ पे कितने इवेंट हो रहे हैं? तो ये हो गया n ऑफ एग्जैक्टली 1। उधर 2 यहाँ पे 2 इवेंट्स हो रहे हैं, ए एंड तो ये नोट कर लिया सभी ने? हाँ पेरेंट्स का क्या देता हूँ 2A। आपने बोला पेरेंट्स में क्या होमवर्क गिवन था? 2A 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 और JE में 2A में तो कमी है क्वेश्चंस, 26 है ओनली। ये हो गया ना? अभी डाउट नहीं एक क्वेश्चन का कर लेते फिर डाउट।
WJM में 14 वाला भी सर अरे हमको करने तो सर PNC से होगा सर PNC से at least one subject. अबे मतलब 50% कुछ और लोग हैं जिन लोगों को फिजिक्स भी पसंद है एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो सबको पसंद है और कुछ लोगों को दो सब्जेक्ट वो अलग बात है ये गलत बात है एक ही सब्जेक्ट है ना अरे ये यूनियन वाले मैंने भी E minus So P of A intersection B और P of N of A intersection B का सेम फॉर्मूला है ना? नहीं, मैंने यूनियन का पूछा। सर आईजी अच्छा था अभी तो बस शांत में बैठ हाँ सर सुधर गया लास्ट बेंच पे कितने सब्जेक्ट बस होगा नहीं 1/2 सर 25 80 25 80 हाँ 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 मैं निकाला तो क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन है ऑल्दो तो डेटा बहुत सिंपल सा है बट इसमें अगर अपन को इन्फॉर्मेशन लिखना है हम अगर मैथ्स और फिजिक्स एम और पी मान लें तो क्वेश्चन ने एम यूनियन पी जो है वो 80 बोल रखा है एन ऑफ एम इज गिवन एज 50 एन ऑफ पी इज 55 तो 75
जाएंगे तो इस तरह से अपन n ऑफ m इंटरसेक्शन b फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद हम ऑल्दो n ऑफ एग्जैक्टली ओनली मैथ्स के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट बेटर होता है कि अपन इस स्टेप के बाद वेन डायग्राम ही बना लें। तो एक बार देखना वेन डायग्राम से क्या, कि अगर हमें वेन डायग्राम में एलिमेंट्स को फिल करना है तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नंबर आएगा और यहाँ पे हमने जो नंबर है वो 25 फाइंड कर लिया। सेट M में टोटल 50 एलिमेंट्स हैं जिनमें से 25 आ गए, तो यहाँ पे 25 बचे और यहाँ पे 30 बचे। अगर क्वेश्चन ने n ऑफ ओनली मैथ्स बोला है तो उसका नंबर 25 मिल गया। मेरा लॉजिक सही था ना, सही आना लॉजिक सही नहीं, वही नहीं था गलत नहीं बोला। 40 बोला, दोनों में 40 और बीच में 25 है आंसर सही। n ऑफ एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट के लिए आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट 55/80 मतलब n ऑफ, हाँ तो 55 आ जाएगा। n ऑफ एग्जैक्टली वन का मतलब कि इन दोनों का सम हो जाएगा। हाँ खुशी के आंसू पे दुख का कौन खुशी जैसे बाहर आओ क्या आज डिस्कस मत करो ना, कल करते हैं। अरे फिर अपनी क्लास नेक्स्ट वीक है। आज नेक्स्ट वीक मंथ से इंक्लूड करवा के डाउट्स कब लोग सर ये लास्ट A intersection B complement. 1/2 1/2 तो बाहर सब लोग ये आएगा ना बैठा है ए इंटरसेक्शन बी को 1/2 है ना? अच्छा 0.6 है ना? तो फिर 1/2 आ गया ए को आ गया। वही कैसे 1/2 सर A और B नहीं सर 3/4 क्वेश्चन है फर्स्ट में पूछा गया इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। सर A इंटरसेक्ट मतलब कौन सा क्वेश्चन शेड करो, इसके अलावा शेड करो। इसमें कितना नंबर लिखा है तुमने? 0.4, वही आंसर हो गया। अरे हाँ वही क्या 0.4 अरे हम तो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी है सर डाउन है। तो इस सिचुएशन में अगर हम इस डेटा के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाएं सेकंड वाले का आंसर क्या है? ठीक, तो क्वेश्चन वाला कि P ऑफ A इंटरसेक्शन भी 0.2 है, P ऑफ A कंप्लीट 0.6 है, तो यहाँ पे अभी 0.4 बचा। अब P ऑफ A यूनियन भी 0.8 है, तो इन तीनों का सम 0.8 आना चाहिए, तो इसके लिए 0.2 बचा। यहाँ तक क्या समझ आ गई? इसका मतलब कि बाहर भी 0.2 बचा, क्योंकि कंप्लीट प्रोबेबिलिटी जो है उनका सम तो 1 होना चाहिए, तो बाहर के लिए 0.2 समझ आ रहा है। अब फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है उसमें तो बोला कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट A होना चाहिए एंड B नहीं होना चाहिए, तो ओनली 0.4 बोलना समझ आता है, बिकॉज हम जिस डायग्राम की बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में वो ओनली ये वाला डायग्राम है। और सेकंड, हाँ
सेकंड पार्ट का आंसर n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को हम या p ऑफ में दिस इज a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज 1 माइनस p ऑफ a यूनियन b और p ऑफ a यूनियन b इज 0.8। सर बट वो बीच का 0.2 भी तो आ रहा है। नहीं किसमें? नहीं है सेकंड केस में नहीं। और डायग्राम से डायग्राम से बना हुआ है। डायग्राम से इसका मतलब कि कहाँ गया? A नहीं होना चाहिए एंड B नहीं होना चाहिए, तो इसका वेन डायग्राम वो बाहर ये नहीं वाला पार्ट भी नहीं वाला पार्ट है तो बी का पार्ट ये वाला तो क्या हो रहा है? इसमें तो A भी हो रहा है एंड B भी हो रहा है। A भी नहीं होना चाहिए एंड B भी नहीं होना चाहिए। सर बट वो बीच वाला क्यों नहीं आएगा? बीच वाले में तो A भी हो रहा है एंड B भी हो रहा है, हाँ तो दोनों ही नहीं करना। सर वेन डायग्राम में बाहर 0.2 कैसे आता है? बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा सबका, तो इसमें अगर 0.8 कवर हो तो बचा कितना? 0.2। सर तो हमने सबसे पहले इंटरसेक्शन में उसका 0.2 हाँ, वेन डायग्राम में सबसे पहले अपन को जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट है वही फिल करना है। तो हाँ सर दोनों में से 0.2 निकाल दिया because वो बीच में। तो अपन 2A डिस्कस कर रहे हैं। डाउट है कि इसको फाइंड आउट चाहिए मेन में? सर डिस्कस करने की मतलब हाँ, कौन सा? सेकंड का तो सेकंड का आंसर तो मैंने बताया था, नहीं बताया था कल। सेकंड का आंसर तो रॉन्ग है, उसके बाद एक मिनट सर तो सारे आते हैं लगभग। सर एक टेंसी नॉट माइनस कितना गलत सॉल्व किया 20 उसका भी रॉन्ग है। डिवाइड बाय 2 है। हाँ, हाँ तो वो तो 20 था आता है। इन चैप्टर I4 in C4 chapters, E4 exercise। हाँ इवन डिवाइड होती है, ये मेरे को डाउट था। मेरे को इंच क्यों? और तुमने IN और CS तो ले लिया, एक्सरसाइज क्यों नहीं लिया? एक मिनट। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में विंडो टू जेई में कुछ पूछना किसी को? छोड़ दो जल्दी कल डिस्कस। अच्छा, जिन लोगों को जाने वालों चले जाओ। विंडो टू जेई मेन और एक्सरसाइज 2 है, वो भी चले जाओ।